Hello students, myself Mrs. Neelam, Assistant Professor of Political Science, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। तो बेटे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे। 6 अंग हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें पहला था महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद और आज हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो कोई भी क्वेश्चन बेटे इम्प्रेसिव हमारा तब बनता है जब अच्छी सी इंट्रोडक्शन हो, अच्छा सा कंक्लूजन और बीच में मैटर हम लिखें वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में आर्थिक और सामाजिक परिषद एक मुख्य अंग है। विश्व शांति स्थापना के लिए राजनीतिक समस्याओं का समाधान ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मनुष्य की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना भी विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कहा भी गया है कि विश्व शांति स्थिर रखने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का दायित्व भी है कि वह मानवता की सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कुछ साधन उत्पन्न करे। तो ये है बेटे हमारी इंट्रोडक्शन में हमारा आ जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिषद के उद्देश्य क्या हैं। तो अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद जरूर बताना बेटे, चार्टर के अनुच्छेद 55 में इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। पहला है जीवन के उच्च स्तर, पूर्ण रोजगार, आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास की अवस्थाएं उत्पन्न करना। दूसरा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा अन्य समस्याओं का समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक सहयोग विकसित करना। तीसरा आ जाता है वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के विषय में सार्वभौमिक सम्मान और उनके पालन का विकास करना। उसके बाद बेटे कंपोजिशन आ जाएगा यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना। तो जो आपने जरूर बताना है वो है अध्याय और अनुच्छेद। चार्टर के अध्याय 10 के अनुच्छेद 61 में आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना को उल्लेख किया गया है। मूल रूप में यानी स्टार्टिंग में इसकी सदस्यों की कुल संख्या 18 थी। 1965 में चार्टर में संशोधन करके इसकी सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई। इसी प्रकार 20 दिसंबर 1971 को एक अन्य संशोधन द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई थी और वर्तमान में इसके कुल सदस्य 54 हैं। उसके बाद हमने बताना है निर्वाचन यानी इलेक्शन। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों को 2/3 बहुमत से इसके सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसके 1/3 सदस्य यानी 18 सदस्य टोटल होते हैं 54, तो 18 18 सदस्य 1 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटे अधिवेशन। तो इसके अधिवेशन का वर्णन चार्टर के अनुच्छेद 72 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक और सामाजिक परिषद की बैठकें यथावश्यक उसके अपने नियमों के अनुसार आयोजित होंगी। इस अनुच्छेद में यह भी वर्णन है कि इसके सदस्यों के बहुमत के अनुरोध पर इसके विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। इसके 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं। ये अधिवेशन साधारणतः अप्रैल एवं जुलाई मास में क्रमशः न्यूयॉर्क और जिनेवा में होते हैं। यदि सदस्यों का बहुमत चाहे तो इसके सम्मेलन किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटे वोटिंग बिहेवियर यानी मतदान प्रक्रिया। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य को 1 मत देने का अधिकार होता है। इसकी बैठकों में निर्णय इसके उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। यह किसी गैर सदस्यों को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है। ऐसे गैर सदस्य बैठक बाद में भाग तो ले सकते हैं परंतु मतदान में भाग लेना अधिकार उन्हें नहीं होता। उसके बाद आ जाता है बेटे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो चार्टर के अनुच्छेद 73 में व्यवस्था है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद प्रति वर्ष अपने 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों का निर्वाचन करेगी। उसके बाद आ जाता है आयोग और समितियाँ। कौन कौन से आयोग और समितियाँ हैं देखिए। चार्टर के अनुच्छेद 68 में आयोग की समितियाँ गठित करने का अधिकार दिया गया है। पहली है इसमें कार्यात्मक आयोग। ये आयोग कौन कौन से हैं? परिवहन एवं संचार आयोग, सांख्यिकी आयोग, जनसंख्या आयोग, सामाजिक आयोग, मानवाधिकार आयोग, मादक पदार्थ आयोग। कोई भी आप 9 दे रखें, कोई भी 6-7 बता देना। उसके बाद आ जाते हैं बेटे इनके अलावा 3 उपायोग भी हैं। भेदभाव निरोधक
अल्पसंख्यकों के संरक्षण के विषय में उपायोग। दूसरा है सूचना एवं समाचार पत्र की स्वतंत्रता के विषय में उपायोग। तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण के विषय में उपायोग। दूसरा आ जाता है बेटे इसमें क्षेत्रीय आयोग। तो इन आयोगों की स्थापना किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान के उद्देश्य से की जाती है। ऐसे आयोगों को गठित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस आयोग के सदस्य संबंध क्षेत्र विशेष के देशों से ही हों। कौन कौन से हैं देखो, यूरोप संबंधी आर्थिक आयोग, एशिया और सुदूर पूर्व एशिया के विषय में आर्थिक आयोग, लैटिन अमेरिका के विषय में आर्थिक आयोग, अफ्रीका के विषय में आर्थिक आयोग। आगे आ जाता है बेटे हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थायी समितियाँ। कौन कौन सी हैं देखिए, प्राविधिक सहायता समिति है पहली, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता समिति, तीसरी है गैर सरकारी संस्थाओं से परामर्श लेने के लिए समिति, फोर्थ हमारे इसमें आ जाती है कार्यालय समिति, फिफ्थ इसमें आ जाती है बैठकों के कार्यक्रम के लिए अंतरिम समिति। उसके बाद कुछ एक एजेंसीज हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशिष्ट अभिकरण कौन कौन से हैं देखिए, सर्वव्यापी डाक संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, पुनर्निर्माण और विकासार्थ अंतर्राष्ट्रीय बैंक, फोर्थ इसमें आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है बेटे, ये जो मेन क्वेश्चन हमारा आएगा वो है आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना और कार्य। तो कार्यों में देखिए सबसे पहला जो कार्य है आर्थिक और सामाजिक परिषद का वो है अध्ययन और प्रतिवेदन। जो भी समस्याएं हैं विभिन्न देशों की उनका अध्ययन करना और उनकी रिपोर्ट बनाने का कार्य किसको सौंपा गया है, आर्थिक और सामाजिक परिषद को ही सौंपा गया है। उसके बाद आ जाता है बेटे दूसरा विचार विनिमय और सिफारिश। दूसरा कार्य अपने क्षेत्राधिकार में निहित विषयों के ऊपर विचार विनिमय करके अपनी सिफारिशें करना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 62(1) में व्यवस्था है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और इससे संबंध विषयों के संबंध में अध्ययन करके इस विषय में अपनी सिफारिशें महासभा, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों और संबंध विशिष्ट अभिकरणों को भेजेगी। तो उसके बारे में विचार भी करेगी और उसके बारे में सिफारिशें भी वो करेगी। और इस बारे में आर्थिक और सामाजिक परिषद ने अपना कार्य बड़े अच्छे तरीके से किया है। उसके बाद आ जाता है बेटे हमारा तीसरा आर्थिक और प्राविधिक सहायता कार्य। तो संपूर्ण विश्व का लगभग 70% जनसंख्या अल्प विकसित और विकासशील देशों में निवास करती है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का कार्य क्या है, सामाजिक रूप में उन्हें ऊंचा उठाना, उनका आर्थिक विकास करना, अगर उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो उन्हें टेक्निकल स्किल उपलब्ध करवाना। फोर्थ बेटे हमारा इसमें आ जाता है मानव अधिकारों का विकास। तो संयुक्त राष्ट्र का एक उद्देश्य यह भी है कि सभी देशों के लोगों को जाति, धर्म, नस्ल, रंग के आधार के बिना भेदभाव किए मानव अधिकार और स्वतंत्रता उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसमें है सहयोग और समन्वय। तो संयुक्त राष्ट्र के एक मुख्य अंग के रूप में आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो इसका कार्य क्या है, जो विभिन्न संगठन हैं उनके बीच में सहयोग और समन्वय स्थापित करना। कुछ आलोचक हैं बेटे जो इसकी आलोचना करते हैं, वो क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की रचना और इसकी कार्य शक्तियों के साथ साथ इसकी आलोचना भी बतानी है। पहला आलोचक क्या कहते हैं कि यह स्वयं कोई भी निर्णय नहीं ले सकती, यह जो प्रारूप तैयार करती है उनका महासभा द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है। दूसरा, ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को कोई आदेश देने का इसका कानूनी अधिकार नहीं है। तीसरा है गुटबंदी की राजनीति का भी प्रभाव है। महासभा और सुरक्षा परिषद के समान इस परिषद में भी गुटबंदी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। राजनीतिक प्रभाव ने इस परिषद के कार्यों को न केवल जटिल अपितु कठिन भी बना दिया है। फोर्थ बेटे आलोचक क्या कहते हैं, क्षेत्राधिकार विशेषता निश्चित नहीं, इस परिषद के क्षेत्राधिकार की कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो लास्ट में बेटे कंक्लूजन में आप बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के विकास संबंधी विशेष व्यवस्था की गई है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जहां सदस्य राज्यों के अन्य दायित्व निश्चित किए गए हैं, वहां इस मंतव्य के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की व्यवस्था भी की गई है। वर्तमान समय में भी
परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की है। यह भूमिका और अधिक प्रभावशाली बन सकती है यदि परिषद की रचना और शक्तियों में आवश्यक सुधार किए जाएं।